हेलो एवरीवन, सबका वापस से वेलकम है। आज बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि बहुत टाइम के बाद फाइनली नीट की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, दैट इज़ 12 सितंबर, राइट। सो अभी के अकॉर्डिंग हम यही मान के चल रहे हैं कि जो नीट की डेट है वो 12 सितंबर फिक्स है। एंड लास्ट ईयर की तरह जैसे 13 सितंबर लास्ट ईयर फिक्स थी, तो अभी अगर सपोज़ अगस्त में थर्ड वेव आएगी तो अभी मेरे अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट्स नीट इस बार देने वाले हैं वो सीरियसली यही सोच के चलना यार कि नीट जो है वो 12 सितंबर को ही होने वाला है, उससे इधर उधर शिफ्ट नहीं होने वाली डेट, राइट। क्योंकि फिर उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन होती है एंड फिर जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो अफेक्ट हो जाती है, राइट। बट अभी अगर मेरे से पूछा जाए तो 99.9% श्योर हूँ मैं कि नीट जो होगा वो 12 सितंबर को ही होगा। 0.1% के चांसेस, वो जनरली कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती, इसलिए है, अदरवाइज़ डेट फिक्स है, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कुछ चेंजेस इस बार हो रहे हैं यार नीट 2021 के अंदर। तो मैं वो चेंजेस बताऊँगी जो ऑलरेडी पहले से आते चले आ रहे हैं, या फिर फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या नहीं करना। अगर सपोज़ किसी को फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए वीडियो दे दूँगी। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग सबको पता है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, राइट। एंड फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे से बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। हाँ, नेक्स्ट चीज़, डेट किस दिन है तो 12 सितंबर को है नीट। दूसरा, टाइमिंग क्या है तो 2 to 5 की टाइमिंग है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये चीज़ बोली थी कि अगर मॉक दे रहे हो तो मॉक की टाइमिंग वही रखो जो नीट के एग्ज़ाम की टाइमिंग है, राइट। तो नीट के एग्ज़ाम की टाइमिंग 2 to 5 है, तो मॉक देने का भी टाइम वही रखो ताकि जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, जो रिएक्शन टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए। मतलब उस टाइम पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे जो भी चीज़ मैंने पढ़ी है वो उस टाइम पर बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि 2 to 5 के अंदर ही मॉक देना। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो चेंज हुआ है वो क्या है। चेंज ये है यार कि हमारे पास जो नीट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी एंड जोलॉजी कंबाइन करके बायो के अंदर ही वो दे देते हैं, बट होते बॉटनी एंड जोलॉजी से हैं, 50-50% की वेटेज है दोनों से। तो उसके अंदर जो एनटीए ने किया है वो है सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं। फिज़िक्स में भी सेक्शन ए सेक्शन बी है, केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए सेक्शन बी है, बायो में भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड बायो के अंदर बॉटनी और जोलॉजी दोनों में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है, राइट। अब है क्या कि सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 40 क्वेश्चंस होंगे और वो 35 क्वेश्चंस होंगे, एंड वो 35 क्वेश्चंस हमें कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं, राइट। उसके अंदर हमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जो सेक्शन बी वाले पार्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी के, उस सेक्शन बी के अंदर हमें 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उस 15 क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हमें अटेम्प्ट नहीं करने। यानी टोटल 15 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, 5 नहीं करने हैं। यानी आपके पास चॉइस है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आप स्टक हो रहे हो, मतलब क्लियर नहीं हो कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, या फिर कोई ऑप्शन ऐसा है या फिर जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनमें से चूज़ कर सकते हो। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन नहीं करने, राइट। बट तो ओवरऑल हमें 180 क्वेश्चंस ही करने हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, राइट। एंड इसीलिए जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स ही टाइमिंग है, टाइम कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है, टाइम आपका वही है। एंड मार्क्स जो हैं वो भी 720 में से ही कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जैसे हम स्कूल में सोचते हैं कि और वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला वो भी कर लेंगे तो टीचर्स हमें मार्क्स दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। तो इसलिए 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, उसमें से सिर्फ 10 अटैम्प्ट करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट चेंज आया था जो नीट का अभी तक मैंने देखा है, करिकुलम पूरा का पूरा जो ब्रोशर आया है एनटीए का, उसके अंदर ये चेंजेस थे। इसके अलावा और कोई चेंजेस अभी तक मैंने नहीं देखे हैं। बाकी सारी चीज़ें पिछले बार की तरह ही हैं कि जैसे एम्स और जिपमर लास्ट ईयर भी नीट के थ्रू ही एडमिशन हुआ था, तो इस बार भी एम्स और जिपमर में नीट के थ्रू ही एडमिशन्स होने वाला है। तो कंपटीशन वापस से टफ है यार। और ये जो सेक्शन वाली चीज़ हुई है इसकी वजह से भी कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है। मार्क्स जो होंगे वो वापस से बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले हैं। बट अभी से मैं कट ऑफ वगैरह की बात नहीं करने वाली हूँ, वो अभी से टेंशन नहीं देने वाले, वो एग्ज़ाम के बाद ही हम टेंशन लेंगे, राइट। तो इसलिए
ये वाली चीज़ थी। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। अब जैसे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मान के 2 महीने रह गए, राइट? तो मेरा ये सजेशन ये है, एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं इस बार के, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग वाले हैं, उनको ऑलरेडी उनके सर टीचर जितने भी होंगे उन्होंने ये एडवाइस दे दी होगी। एंड जो ड्रॉपर्स हैं बेसिकली, तो उनको मैं एडवाइस दे दूँगी कि अब कोई भी न्यू चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। सपोज़ कि हम मॉक दे रहे हैं या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट के मॉक्स लगा रहे हैं, एलन, आकाश, कुछ भी के, तो इंस्टीट्यूट्स का जो लेवल होता है वो यार अब तक में जिसने भी मॉक दिया होगा उन सबको पता चलेगा उनका लेवल बहुत हाई रहता है, राइट? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आउट ऑफ NCERT होती हैं। तो अगर सीधी बात है कि अगर किसी की NCERT भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई ना, तो यार बहुत बड़े डेंजर में हो, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी अपनी NCERT कंप्लीट करो, NCERT के रिवीजन अच्छी तरह से कर लो। अब तक में हमारे पास 2 महीने हैं अच्छे से, तो नीट के एग्ज़ाम तक में ना 5-6 बार तो NCERT पूरी ख़त्म कर सकते हो। इतना टाइम है तुम्हारे पास, सीरियसली। उससे ज़्यादा बार कर सकते हो तो उससे ज़्यादा बार भी कर लो। 5-6 बार में अगर मन लगा कर सीरियसली पूरी NCERT ख़त्म कर दी ना, तो मेरे हिसाब से गारंटेड है कि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि NCERT का हो और तुम्हें ना आता हो। सीरियसली बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हाँ, मैं बता रही थी कि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ NCERT होती हैं। तो अगर हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हमें नहीं पता चला, तो कुछ क्या होता है ना, कभी कभी हमें खुजली हो जाती है कि यार ये वाला टॉपिक क्या है, पूरा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? फिर हम गूगल पे जाते हैं, मतलब इस तरह से हम उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमें लगता है कि हमें PhD करनी है उस टॉपिक पर, राइट? बट ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ अभी नीट क्रैक करना है। PhD करनी होगी तो हम बाद में कर लेंगे MBBS के बाद, राइट? तो अभी न्यू मत पढ़ो कुछ, जितना पिछला पढ़ रखा है वही पूरा रिवीजन चालू करो। आज से या फिर कल से जैसे भी हो, रिवीजन शुरू कर दो। मॉक रेगुलर देते रहो, 2 to 5 के टाइमिंग्स में। एनालिसिस उसकी करते रहो, कैसे मॉक देना है, कैसे एनालिसिस करनी है, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। रिवीजन के लिए मैं अभी ये बताऊँगी कि जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो है, राइट? तीनों हैं। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए मैं सपोज कर बताती हूँ कि जैसे हम फिज़िक्स में पूरा पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में हम अगर 12th की बात करें तो मैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ती रहूँगी, तो मेरा पूरा वैसे ही पैटर्न चलता रहता है। फिर फिज़िक्स में अगर 11th में बात करें तो मैकेनिक्स पूरा चलता रहता है। तो अभी ना ये कर सकते हो, स्विचिंग कर सकते हो, राइट? जैसे कि सपोज़ मैंने आज जो है 11th में मैकेनिक्स के किसी चैप्टर के टॉपिक उठाया और उसका मैं रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इलेक्ट्रो का कोई टॉपिक उठा लूँगी, उसके नेक्स्ट क्लास में मैं ऑप्टिक्स का कोई उठा लूँगी, फिर उसके बाद में मॉडर्न का कोई उठा लूँगी, या फिर उसके बीच में मैं वेव्स यूज़ कर लूँगी, फिर ऑसिलेशंस यूज़ कर लूँगी। यानी 11th या फिर टॉपिक मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रो, देन ऑप्टिक्स, देन ग्रेविटेशन। इस तरह से जब स्विचिंग करोगे ना यार, तो वो इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में और माइंड में ज़्यादा इफेक्टिवली बैठता है। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर मुझे जनरली इनऑर्गेनिक थोड़ी सी बोरिंग लगती है, एंड फिजिकल थोड़ी इंटरेस्टिंग है और ऑर्गेनिक भी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा कर सकते हो कि जो एक बोरिंग टॉपिक है तो उसके आगे पीछे आप तो इंटरेस्टिंग टॉपिक ले सकते हो। यानी सपोज़ मैं P ब्लॉक पढ़ने जा रही हूँ आज, तो मैंने P ब्लॉक के बाद कल मैं हो सकता है सोल्यूशन पढ़ लूँ, या फिर सॉलिड स्टेट पढ़ लूँ, या फिर इक्विलिब्रियम पढ़ लूँ, एंड फिर इक्विलिब्रियम के बाद मैं D ब्लॉक पढ़ लूँगी, फिर D ब्लॉक के बाद मैं ऑर्गेनिक कोई चैप्टर यूज़ कर लूँगी। ऐसा मत करो कि मैं पूरा फिजिकल पहले करूँगी, देन मैं इनऑर्गेनिक पूरी ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक करूँगी। ये मत करना यार, है ना? फिर इसके अंदर ना कॉन्टिन्यूटी फिर उसी पूरी रहती है, और फिर उसके अंदर हम कुछ मतलब अलग नहीं सोच पाते। हम अगर ऑर्गेनिक के अंदर हैं तो हम ऑर्गेनिक को पूरा बेस समझते रहेंगे। अचानक से कोई इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आ जाए तो हमें सोचने में टाइम लगता है, तो वो चीज़ मत करो। रिवीजन भी जो है ना वो स्विचिंग करके करो। ऐसे ही बायो के अंदर भी कर सकते हो, बॉटनी ज़ूलॉजी के साथ भी स्विचिंग कर सकते हो कि मैंने आज प्लांट फिजिक्स कोई चैप्टर पढ़ा तो कल मैं एनिमल फिजिक्स को पढ़ूंगी, एंड उसके बाद फिर सपोज मैंने रिप्रोडक्शन से उठा लिया, फिर मैं जेनेटिक्स पढ़ रही हूँ, या फिर जनरल बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, या फिर 11th और 12th की भी स्विचिंग कर सकते हो कि मैंने आज 11th का चैप्टर पढ़ा है तो फिर मैं कल 12th का पढ़ लूँगी, फिर मैं 11th फिर 12th, इस तरह से भी कर सकते हो। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और रिविज़न करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है ना? तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि और क्या स्ट्रैटेजी आपको बता सकूँ, या फिर कैसे हम रिवीजन कर सकें, कैसे हम मॉक अटेम्प्ट कर सकें, और कैसे इफेक्टिवली वे के अंदर हम नीट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं। क्योंकि अभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अपना टारगेट इस तरह से सेट करो कि मुझे एटलीस्ट 600+ तो स्कोर करने ही करने हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। और 600+ भी क्यों, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छे, तुम 650+ का क्यों ना सोचे, है ना? तो इसीलिए 600+ से नीचे मत सोचना यार, फिर मुश्किल है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट।